गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एसएससी क्लास पतूत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ साइंस फिजिक्स और मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश के सब्जेक्ट को, जो कि बिहार बोर्ड के 10वें से रिलेटेड है। और आज के इस वीडियो सीरीज में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर को, और इसका 3 वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, आप देखिएगा। उसमें प्रकाश का इतिहास के बारे में बताया गया, उसके बाद प्रकाश की किरणों के बारे में बताया गया है। तत्पश्चात वस्तुओं में कौन से वस्तु आभासी हैं, पारदर्शी हैं, अपारदर्शी हैं, उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने को लेकर के था कि किस प्रकार से समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा, उसका प्रकृति क्या होगा। इसको अगर आपको याद है तो ठीक है, और अगर नहीं याद है तो आप जाके वीडियो में पीछे की ओर फिर से देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था प्रकाश के परावर्तन के नियमों को, और नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अब समतल दर्पण के बाद अब हमारा गोलीय दर्पण पाए थे। और गोलीय दर्पण में 2 दर्पण के बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं, एक अवतल है और एक उत्तल है। अवतल उत्तल दोनों के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया था कि उसका क्या क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी है, कि कौन सा बिंदु ध्रुव कहलाता है, कौन सा फोकस कहलाता है, कौन सी पॉइंट वक्रता केंद्र है, और अनंत क्या है। इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। और इसके बाद यह भी डिस्कस किए थे कि गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और उससे हम प्रतिबिंब का निर्माण कैसे करते हैं। और आज का टॉपिक हमारा है पुनः अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, और यह 5वां नंबर पर है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण में भी हमने देखा था कि वस्तु जब अनंत पर हो तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब का क्या प्रकृति है। उसी प्रकार से जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में हो तब किस प्रकार का उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर वक्रता केंद्र पर वस्तु को रख के देखे थे, फिर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख के देखे थे। आज हमारा जब हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो देखिए यह अवतल दर्पण है। यह अवतल दर्पण है और यह इसका प्रधान अक्ष हुआ, जो ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है, सीधे ध्रुव की ओर जाती है। अब हमारा आज का देखना है कि जब वस्तु फोकस पर हो, अर्थात कि जब वस्तु इस फोकस पर हो, यहाँ पर हो सीधे, तब कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो जिस प्रकार से परावर्तन के नियम में देखे थे कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर अगर किरण आती हुई गोलीय दर्पण से टकराती है तो वह पुनः फोकस से होकर के ही गुजर जाती है। जो प्रधान अक्ष के समानांतर है वह फोकस से होकर के गुजरेगी। और दूसरा यह भी देखे थे कि जो किरण वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण पर जाती है वह वक्रता केंद्र की ओर ही आ जाती है। तो अगर हम इस किरण को यहाँ पर अगर हम आपतित करें गोलीय दर्पण पर, तो यह अगर पीछे बाउंसिंग बैक होकर के पुनः सी से होते हुए गुजरेगी। और यह आप देख रहे हैं कि बाद इधर की ओर परावर्तित जो किरण है वह चौड़ी होती जा रही है, और एक समय ऐसा आएगा कि यह जाके अनंत पर यह कहीं ना कहीं टकराएगी और अनंत पर जाके इसका इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अब जब इसका इमेज यहाँ बनेगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फोकस पर वस्तु रखा हुआ है वह अनंत पर, मतलब कि बहुत दूर पर जाके इमेज बनाएगा। जब बहुत दूर पर इमेज बनाएगा और उसको आप देख रहे हैं तो अर्थात कि वह इमेज बहुत बड़ा होगा, उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। तो हमने यहाँ लिखा है कि जो प्रतिबिंब होगा वह बहुत बड़ा होगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। दूसरी बात कि यह हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक प्रकाश की किरणों से बन रहा है। तो जब वास्तविक प्रकाश की किरणों से और वास्तव में जब इमेज बने तो उस इमेज को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका इमेज जो बनेगा वह वास्तविक होगा। और दूसरा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखे थे कि ऊपर का जितना भी रहता है पॉजिटिव, नीचे का निगेटिव। तो यह देखिए वस्तु हमारा ऊपर में है और उसका इमेज नीचे की ओर बन रहा है, अर्थात कि यह उल्टा बन रहा है, तो यह इमेज उल्टा भी बनेगा। तो इन 4 चीज़ को आप लोग याद रखेंगे कि जब फोकस पर वस्तु है तो वह कहाँ इमेज बनाएगा, उसके इमेज की प्रकृति क्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो अवतल दर्पण यही
उन्हें एक बार फिर से प्रधान अक्ष बना लेते हैं। यह हमारा फोकस, यह हमारा वक्रता केंद्र, और इस बार हमारा है कि फोकस और ध्रुव के बीच में हो। तो अर्थात हम यहाँ पर ले लेते हैं कोई एक बिंदु, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, और इस बार जब हम इस फोकस से हम प्रकाश का परावर्तन कराएंगे इस ध्रुव पर, तो क्या होगा कि ये अभिलंब का काम करेगा प्रधान अक्ष, और ये आपतित किरण होगा तो परावर्तित किरण इस तरीके से कुछ होते हुए गुजरेगी, और इसको हम आर कह देते हैं। और दूसरी बात, फिर से प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको दो परावर्तित किरण की आवश्यकता होगी। तो दो परावर्तित किरण के लिए हम इसको अगर फिर से गोलीय दर्पण पर इस प्रकार से अगर हम आपतित कराएंगे तो यह परावर्तित होते हुए, इस प्रकार से आपतित कराएंगे तो यह परावर्तित होते हुए वक्रता केंद्र से गुजरे। हाँ, तो यह इधर की ओर परावर्तित होगी। तो अभी हम देख रहे हैं कि यह हमारा जो परावर्तन का किरण है वह वास्तव में बहुत बड़ा होते जा रहा है, और इमेज हो सकता है कि बने भी ना, और अगर बनता भी है तो हमारी आंख की क्षमता नहीं होगी कि देख पाएंगे। तो इसके लिए इसके इमेज को हम आभासी तौर पर मान लेते हैं, और इसको हम आभासी के तौर पर इस इधर की ओर बढ़ाते हैं। और यह जो परावर्तित किरण है इसको भी अगर हम इस तरह से सीधी बढ़ाते रहेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पर ये दोनों जाके एक दूसरे पर कट जाएगा। तो इस बार हम देख रहे हैं कि अवतल दर्पण पर जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखा हुआ है तो उसका इमेज आभासी बन रहा है, क्योंकि आभासी लाइन के द्वारा बनाया जा रहा है, और दूसरी की यह दर्पण के पीछे बन रहा है। और एक चीज और देखिए कि अगर हम इस प्रधान अक्ष को भी अगर ऐसे बढ़ाते रहें तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर इमेज बन रहा है। इमेज जब ऊपर बन रहा है तो यह इमेज क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। हर एक बार हम देख रहे थे कि नीचे की ओर बन रहा था तो उल्टा इमेज बन रहा था, इस बार हमारा इमेज सीधा बनेगा प्रतिबिंब। तो इसमें हमको याद रखना है कि वस्तु का जो इमेज होगा दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा इमेज। साथ साथ यह आभासी प्रकाश के किरणों के द्वारा बनाया गया है तो यह आभासी इमेज होगा, और यह सीधा होगा जो कि कोऑर्डिनेट के ऊपर में बना हुआ है तो इसलिए यह सीधा होगा। नेक्स्ट है अवतल दर्पण का उपयोग। हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाना सीख लिया। अब इसका उपयोग देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या होता है। तो आप अभी तक देख रहे हैं कि अवतल दर्पण से जो भी प्रतिबिंब बन रहा है अधिकांश में छोटा भी बन रहा है और बड़ा भी बनते जा रहा है, कुछ कुछ में आभासी भी प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम अपने अनुरूप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि टॉर्च का जो फ्लैश लाइट होता है उसको आपको बिखेरना रहता है, आपको ज़्यादा दिखाई दे और दूर तक भी दिखाई दे, तो इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हम टॉर्च में करते हैं। सेकेंड है शेविंग में। जब आप शेविंग करते हैं तो आपके चेहरे आप देखते होंगे, जब आप शेविंग ग्लास का उपयोग करते हैं तो आपका चेहरा बड़ा बड़ा दिखता होगा, या कोई आप लेंस लगा के देखिएगा तो उसमें बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक, तो शेविंग में हम उपयोग करते हैं कि हमको स्पष्ट दिखाई दे अपना चेहरा। उसके बाद दांत के डॉक्टर भी अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि दांत के हर एक छोटे से छोटे पार्ट में कहाँ पर फॉल्ट है इसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए और देखिए दांत के डॉक्टर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनके माथे के ऊपर टॉर्च रहता है और उसी के बगल में एक लेंस लगा रहता है, दर्पण रहता है। उस दर्पण से लाइट आता है और वो लाइट चौड़ा होते जाता है, तो इसको देखते हैं डॉक्टर। और नेक्स्ट है सौर भट्टी में। सौर भट्टी करने का तात्पर्य है कि सूर्य के जो प्रकाश अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, तो उस सूर्य के एनर्जी को एक जगह केंद्रित करने के लिए सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आप यहाँ पर अगर अवतल दर्पण लगा देते हैं तो क्या होगा कि सूर्य की जितनी भी प्रकाश की किरणें रहेंगी एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी, तो इतना सारा एनर्जी आप एक बिंदु पर प्राप्त कर लेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। तो इस प्रकार से हम अवतल दर्पण का अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अवतल दर्पण से किस प्रकार का इमेज हम बना रहे थे। अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण से किस प्रकार का हम इमेज बनाएंगे, प्रतिबिंब बनाएंगे। इमेज मतलब होता है कि प्रतिबिंब, हमारा क्या छाया बन रहा है वही। ठीक है, तो देखिए उत्तल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ रहता है और इसके अंदर की तरफ कलई किया रहता है। और अवतल दर्पण में हम देखते थे कि अंदर के तरफ से परावर्तक पृष्ठ रहता था और इसका जो बाहर वाला पृष्ठ है उसको कलई किया रहता था। तो उत्तल दर्पण में एक चीज हमको ध्यान देना है कि इसका जो फोकस होगा वह दर्पण के पीछे रहता है।
दर्पण के पीछे रहता है और इसका जो वक्रता केंद्र है वह भी पीछे रहता है, क्योंकि आप जब उत्तल दर्पण को अगर गोलीय दर्पण के रूप में तब्दील करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो फोकस और केंद्र इस गोले का पार्ट है, इसलिए हम इसके फोकस और वक्रता केंद्र को इसके पीछे रखते हैं। तो चलिए, हमारा पहला है जब वस्तु अनंत पर हो। और देखिए, उत्तल दर्पण में मात्र हम दो स्थितियों में वस्तु का चर्चा चलाएंगे। एक, जब वस्तु बहुत दूर पर हो अर्थात अनंत पर हो। अनंत कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि दिखाई देने के लायक नहीं, अर्थात बहुत दूरी पर हो। और एक जो पोल और अनंत के बीच में हो, कहीं भी हम वस्तु को रख लेंगे। इसी दो स्थिति में हम उत्तल दर्पण से ही इमेज बना सकते हैं, बाकी आप कहीं रखें सेम ही इमेज बनेगा। तो पहला है जब वस्तु अनंत पर हो अर्थात बहुत दूर पर है, तो हम ले लेते हैं कि यहाँ पर कोई वस्तु होगा, इसी के सापेक्ष में हम मान लेते हैं कि यहाँ फोकस होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होगा, तो अनंत इधर है तो अनंत पर होगा। अनंत से जब कोई प्रकाश की किरण आएगी उत्तल दर्पण पर, थोड़ा सा बड़ा कर, तो यह क्या करेगी, प्रसारित कर देगी। तो प्रकाश का किरण जो है इस तरीके से परावर्तित हो जाएगा फिर से। और जो वस्तु बहुत बड़ा है तो उसके नीचे से भी प्रकाश की किरण आएगी इस दर्पण पर प्रधान अक्ष के समानांतर, और यह किरण इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, क्योंकि वास्तविक जो प्रकाश की किरण है वह तो लौट जा रही है। तो इस पर इमेज हम प्राप्त करने के लिए इस जो किरण है इसको हम पीछे की ओर मुड़ाते हैं। तो हमें जो प्रकाश के परावर्तन का नियम था कि जो प्रधान अक्ष से लाइन गुजरेगा प्रकाश की किरण, वह फोकस से होकर ही गुजरेगी। तो इसको भी अगर हम इधर की ओर ले जाएंगे तो यह किरण फोकस पर ही गुजरेगी, और जहाँ पर दो परावर्तित किरण टकराते हैं वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अर्थात कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तब वो उसका इमेज फोकस पर बनेगा। और देखिए, जब वस्तु अनंत से है अर्थात बहुत दूरी पर है, तो दूर वस्तु अगर कोई दिख रहा है तो वह बहुत बड़ा होगा, और बहुत बड़ा वस्तु का अगर इमेज आप फोकस पर छोटे से गोलीय दर्पण के छोटे से कण पर ला देते हैं तो इमेज उसका बहुत छोटा बनेगा। तो आप यहाँ कहेंगे कि जो प्रतिबिंब होगा बहुत छोटा बनेगा। और दूसरा चीज़ देखिए कि यह दर्पण के पीछे बन रहा है और यह आभासी लाइन से बन रहा है, आभासी प्रकाश की किरण से, तो इसका जो इमेज का प्रकृति होगा वह आभासी होगा, तो इसलिए आभासी भी कहेंगे। और यह सीधे है, न इसके नीचे नहीं आया है, तो आप इस उत्तल दर्पण से हमारा जो प्रतिबिंब है वह सीधा होगा, इसका प्रकृति सीधा होगा, और वस्तु इमेज दर्पण के पीछे बनेगा, फोकस पर बनेगा। नेक्स्ट है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में हो। फिर से उत्तल दर्पण, इस बार हमारा वस्तु है वह सी वक्रता केंद्र। इस बार हमारा वस्तु है अनंत और ध्रुव के बीच, यह इसका ध्रुव हो गया और अनंत हो गया। तो अनंत के बीच हम कहीं भी ले लेते हैं कि यहाँ पर वस्तु होगा, ठीक इस दोनों के बीच में। तब अगर हम प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारते हैं तो क्या देखते हैं कि यह समानांतर जाती है, और समानांतर जाने के बाद इधर की ओर परावर्तित हो जाती है। पुनः इस बार हमको फिर से फोकस से होके इसको गुजारना पड़ेगा प्रकाश के नियम को पालन करते हुए। और इस बार हम देखेंगे कि जो प्रकाश का किरण है वह हम वक्रता केंद्र से गुजारेंगे, क्योंकि वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश की किरण गुजरती है वो सीधे उसी पर लौट जाती है। तो हम इस बार वक्रता केंद्र से अगर हम गुजारने के लिए प्रयास करेंगे तो क्या होगा कि जो वास्तविक प्रकाश की किरण है वह तो लौट जाएगी, और इसका अगर हम आभासी लेंगे यही लाइन वक्रता केंद्र से गुजरेगी सी से होते हुए। तो देखिए यहाँ पर इस बार इसका जो आभासी बिंदु है इस पर मिला, अर्थात कि पोल और फोकस के बीच में मिला। तो इस बार हम कहेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब है ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा। प्रतिबिंब अर्थात इमेज का क्या स्थिति होता है। दूसरा है कि फिर देख रहे हैं कि वस्तु काफ़ी दूरी पर है और इसका इस बार फोकस से भी पहले बन जा रहा है इमेज, अर्थात कि और बहुत छोटा बनेगा इमेज। तो हम कहेंगे कि यह भी जो प्रतिबिंब है छोटा बनेगा वस्तु की अपेक्षा। और इस बार भी दर्पण के यह पीछे है और आभासी प्रतिबिंब से, आभासी किरणों से बना है, तो वास्तविक इमेज तो होगा नहीं, आभासी इमेज ही होगा। तो आभासी इमेज हो जाएगा। और
ऊपर की ओर है, इमेज बन रहा है, ऊपर की ओर प्रकाश की किरण कट रही है, तो यह सीधा प्रतिबिंब भी बनेगा। अब हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का उपयोग तो हम कहाँ करेंगे। इससे दो स्थिति में जब प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा हमारे दैनिक जीवन में। तो देखिए, सबसे पहले आपके दैनिक जीवन में यही है कि आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उसके आपके बगल में दायां या बायां साइड में आपको साइड मिरर दिया रहता है। उस साइड मिरर में आप देखिएगा, उस पर लिखा भी रहेगा उत्तल मिरर पर, और वहाँ पर लिखा रहता है कि वस्तु दूर की जो वस्तु है वह देखने में दूर जितनी है उसकी अपेक्षा आपको ज़्यादा नज़दीक दिखाई देता है। और साइड मिरर के रूप में हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि अभी देख रहे थे कि अवतल दर्पण से जो हमारा इमेज बन रहा था उसमें अधिकांश इमेज उल्टा बन रहा था, और हमको अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमको इमेज जो होना चाहिए वो सीधा दिखना चाहिए, जो भी कोई वस्तु है वो हमको सीधा दिखना चाहिए। तो इसीलिए हम उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं कि वह हमको सीधा सीधा इमेज दिखाए। और दूसरा आप देखेंगे कि दूर के वस्तु को देखने में यह काफ़ी सहायक होता है। आपने देखा कि अनंत पर की कोई भी वस्तु है उसको एकदम फोकस छोटा दूरी पर वह इमेज को बना दे रहा है और सीधा इमेज बना रहा है। और दूसरी बात कि आप इसका एक घरेलू उपयोग, हमारे मध्यकाल में भी इसका उपयोग हुआ था। जब शाहजहाँ का चर्चा सुने होंगे, उसने एक ताजमहल बनाया था, काफ़ी चर्चित है, 7 अजूबों में से है। तो उस शाहजहाँ ने भी उस समय उत्तल दर्पण का ही उपयोग कराया था अपने उस मकबरे को देखने के लिए। आप कभी वहाँ जाएं आगरा के किला पर तो देखिएगा, वहाँ पर से अधिकांश सैलानी लोग दूरबीन लगा के उसी उत्तल दर्पण से वहाँ के आसपास के इलाके को देखते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा यह सीरीज तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करें, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।